हाँ भाई जहरीलो की हालचाल। स्वागत आप सभी का। बायोटेक्नोलॉजी को ही कंटिन्यू हम कर रहे हैं। आज कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की, कि बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर अपने कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा सा शेड्यूल बिजी था, इसलिए अपन बीच में कंटिन्यू नहीं रख पाए, बट कोई ना, जैसे जैसे टाइम मिलता है अपन डालते रहेंगे। आप देखते रहिएगा। टॉपिक है अपना आज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सबसे पहले कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर एनिमल, कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जिसके अंदर हमने क्या किया, हमारा डिजायर्ड जीन भेज दिया, और अब वो जीन उसके अंदर एक्सप्रेस करेगा। जो जीन उसके अंदर पहले से मौजूद नहीं था, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है बड़े, वो है एनिमल्स जिनके डीएनए को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, सो दैट दे एक्सप्रेस डिजायर्ड ट्रेट, ताकि वो डिजायर्ड ट्रेट को एक्सप्रेस कर पाए। सिंपल कहने का मतलब है, किसी एनिमल के अंदर अगर हमने हमारा डिजायर्ड जीन ट्रांसफर कर दिया है, अब वो उसके अंदर एक्सप्रेस करेगा, उसी को हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। इंपॉर्टेंट, कि ए फॉरेन जीन इज इंसर्टेड इनटू द एनिमल्स डीएनए, कि एनिमल के डीएनए के अंदर हम इंसर्ट करते हैं और उसके अंदर उस जीन को एक्सप्रेस करवाते हैं टू प्रोड्यूस ए न्यू कैरेक्टर। जीन्स यूजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं एक वेक्टर की मदद से, और बेटे उस वेक्टर का नाम इंपॉर्टेंट है, और वेक्टर का नाम है रेट्रोवायरस। यहाँ पे हम रेट्रोवायरस को यूज करते हैं एज ए वेक्टर, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एनिमल में जीन ट्रांसफर करने के लिए हम रेट्रोवायरस को यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। ये जो माइस दिखा रखा है कि नॉर्मल खुद के जीन इसके पास है, हमने रेट्रोवायरस की मदद से इनके अंदर दूसरे जीन भेज दिए हैं, और अब वो कैरेक्टर इसके अंदर अब एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट, आज जो है 95% जो एनिमल है, वो एग्जिस्टिंग जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, वो माइस है, बिकॉज दे आर इजी टू ब्रीड एंड स्टडी। तो ताकि स्टडी आसान हो सके, जो मैक्सिमम 95% जो एनिमल आज है वो माइस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइस याद रखने हैं आपको। बाकी ट्रांसजेनिक में हमने माउस भी बना रखा है, बोले रैबिट भी है, पिग भी है, शीप भी है, काउ भी है, फिश भी है, बहुत सारे एनिमल को हमने ट्रांसजेनिक बना रखा है। हमने एक्सपेरिमेंट करके एक तैयार किया, सुपर माउस। सुपर माउस के अंदर हमने ग्रोथ हार्मोन का जीन इंसर्ट किया था, और उसका साइज नॉर्मल माउस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो गया, तो इसको हमने नाम दे दिया है सुपर माउस। ये है सुपर माउस। एक एंडी नाम का मंकी बनाया है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक मंकी यही है जिसका नाम एंडी है। इसके अंदर जेलीफिश का जो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन बनाने वाला जीन हमने ट्रांसफर किया है। इसी तरीके से आगे एक नाम आएगा रोजी काउ, इसके अंदर ह्यूमन का अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन बनाने वाला जीन इसके अंदर ट्रांसफर किया है। अभी सिंपल इतना ही याद रखना, एनिमल के अंदर बाहर का जीन भेज दिया, उस एनिमल को हमने ट्रांसजेनिक बना दिया। 95% ट्रांसजेनिक एनिमल माउस है, क्योंकि हैंडलिंग ईजी है, लाइफ स्पैन शॉर्ट है, और ब्रीडिंग टाइम बहुत ही कम होता है, बहुत जल्दी हम रिजल्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल जो है हेल्प करते हैं रिसर्च में, कोई प्रोटीन बनाने में, और जीन की फंक्शनिंग को समझने में, और साथ में किसी एग्रीकल्चरल ट्रेड को इम्प्रूव करने के अंदर हमारी हेल्प करते हैं। नॉर्मली जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का अपन यूज लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए नहीं करते हैं, मेनली हम स्टडी के लिए करते हैं कि किसी जीन का इफेक्ट क्या होगा। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है तो सबसे सुटेबल हमारे लिए रहता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को यूज करते हैं लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर कि ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या क्या बेनिफिट है उसकी हम बात करें, तो सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी यूज फॉर स्टडी how gene are regulated and affect the normal function of the body and its development। कहने का मतलब सिंपल है कि अगर हमने कोई जीन किसी एनिमल में भेज दिया, तो अब हम उसके अंदर किस तरीके के कैरेक्टर आ रहे हैं, उन सभी कैरेक्टर को नोट करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि उस जीन ने क्या काम किया है। जैसे अगर हम बात करें इन्वॉल्व ग्रोथ, जैसे अपन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है, इसको अगर हमने माइस में भेजा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो आईजीएफ है, अगर इसको हमने माइस में भेजा, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, मान लो माइस के अंदर जीन इंसर्ट कर दिया, तो अब ये उसकी ग्रोथ करवाएगा। या हमने ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल ग्रोथ हार्मोन का जीन माइस के अंदर भेज दिया, अगर हमने ग्रोथ वाला जीन माइस के अंदर भेजा है, तो अब हम ये देखेंगे कि उस माइस के अंदर पहले के कंपैरिजन में और क्या क्या चेंजेस आए हैं।
और जितने भी चेंजेस उसके अंदर आए हैं, वो किस वजह से आए? उस जीन की वजह से। तो हम उस जीन की फंक्शनिंग को समझ सकते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को समझ सकते हैं कि वो जीन किस तरीके से ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। जो चेंजेस उसकी माइस की बॉडी में आए हैं, कहीं न कहीं वही चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर अगर वो जीन है, तो उसकी वजह से वही चेंजेस आते हैं, कि हाइट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, बोन्स की लेंथ बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, या उतनी ही है, कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो उससे हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और किस तरीके से वो डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी हम स्टडी कर सकते हैं इन एनिमल को यूज़ करके। तो ग्रोथ एंड जीन रेगुलेशन की हम स्टडी कर सकते हैं, किस तरीके से कोई जीन कैसे काम करता है, कैसे फिजियोलॉजी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ डिजीज। डिजीज की स्टडी करने के लिए हम एनिमल बना सकते हैं। आज हमने ट्रांसजेनिक मॉडल एनिमल्स बनाए हैं बहुत सारी ह्यूमन डिजीजेस के लिए, जैसे कैंसर को स्टडी करने के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस को स्टडी करने के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, अल्जाइमर के लिए हमने बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल आज तैयार किए हैं। इसमें हमने क्या किया, मान लेते हैं कि कैंसर की स्टडी करनी है, तो हम क्या करेंगे, उस माइस के अंदर जो कैंसर कोज करने वाला जीन भेजेंगे और उसके अंदर कैंसर कोज करवाएंगे। अब इससे हमें क्या होगा, उसके अंदर जब वो माइस के अंदर कैंसर होगी तो हम नोट करेंगे उसके सिम्टम, कि उस कैंसर के उस माइस के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आए हैं। तो जो सिम्टम उस माइस के अंदर आए हैं वैसे ही सिम्टम हमारे अंदर आएंगे। तो हम उस डिजीज की स्टडी कर पाएंगे कि वो क्या सिम्टम डेवलप कर रहा है, और डिजीज की स्टडी कर पाएंगे तभी तो हम उसका ट्रीटमेंट ढूंढ पाएंगे। तो इसी तरीके से हम सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सभी डिजीज को स्टडी कर सकते हैं कि उन माइस के अंदर हमने ऐसा जीन भेज दिया जो उसके अंदर ये डिजीज कॉज करे, कैंसर कॉजिंग जीन भेज दिया। अब उसके अंदर कैंसर होगी और क्या क्या सिम्टम आएंगे उसको हम नोट कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ डिजीज हम कर सकते हैं। तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी डिजीज के लिए हमने नमूने मॉडल तैयार किए हैं। तो आप याद रखेंगे CCRA, या एक और इजी अगर बनाए हम तो आप याद रखना ट्रिक CACA, काका। काका में आप याद रखना सी से कैंसर, सी से कैंसर, सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ए से आर्थराइटिस, और ए से अल्जाइमर। याद रखेंगे काका से, तो सी से कैंसर, ए से आर्थराइटिस, सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस, ए से अल्जाइमर। तो आप काका से इसको याद रखेंगे। तो डिजीज की स्टडी करने के लिए हम यूज कर सकते हैं किसको, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, और जो इंपॉर्टेंट है वो अपने लिए कौन है, जहरीला। इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का मतलब है लिविंग के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट। आज हमने ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार किए हैं जो प्रोड्यूस करते हैं यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, लिविंग के अंदर मिलने वाले प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही ज्यादा शानदार। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाने वाला जीन हमने जो आज भेजा है वो शीप के अंदर भेजा है, भेड़ के अंदर भेजा है, और उसके मिल्क के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हमें मिलता है। और इसका यूज करते हैं एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए, एम्फाइसेमा बीमारी को ट्रीट करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसके अंदर भेजा, शीप के अंदर, और कौन सी डिजीज को क्योर करता है बताइए, एम्फाइसेमा के लिए हम इसको यूज लेते हैं। इसी तरीके से कुछ अटेम्प्ट किए हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया के, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए कुछ इस तरीके के प्रोटीन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। आप याद रखेंगे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, याद रखेंगे, बहुत शानदार। नेक्स्ट जैसे ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सेम डायरेक्ट पूछता है, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए आपको। ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, ये जो है फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम है रोजी, उससे बनाया गया था। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1997 में। काउ थी, बफेलो नहीं थी, नाम उसका रोजी था, 1997 में। तो अल्फा लेक्ट एल्बुमिन जो होता है मदर के मिल्क के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर। जो इन्फेंट के लिए, जब जो मदर है, जो मम्मी है, जो अपने इन्फेंट को मिल्किंग करवाती है, तो उसके अंदर अल्फा लेक्ट एल्बुमिन होता है। बट आज साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन वाले जीन को इस काऊ के अंदर भेज करके आज उस काऊ के मिल्क के अंदर अल्फा लेक्ट एल्बुमिन मिलता है। और ये भी याद रखना कितना मिलता है, मात्रा विधि है, 2.4 ग्राम पर लीटर। इंपॉर्टेंट है, यही चीजें छोटी छोटी, ये जो क्यूरेटिव डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन याद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रोजी काऊ के अंदर हमने जीन भेजा,
और उससे अल्फा लैक्ट एल्बुमिन बना रहे हैं। आज न्यू बॉर्न बेबी को, इन्फेंट्स को हम डायरेक्ट ये मिल्क भी पिला सकते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छा हो, उनकी प्रोटीन की डिमांड कंप्लीट हो, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन उसकी बॉडी में प्रॉपर जाए। दिस मिल्क न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। ये नॉर्मल काउ मिल्क जो होता है वो भी हेल्दी होता है, बट ये उससे भी ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें लैक्ट एल्बुमिन और आ चुका है। नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी, कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं वैक्सीन की सेफ्टी के लिए। जैसे ट्रांसजेनिक माइस का हमने यूज किया टू सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन, दैट इज पोलियो वैक्सीन एग्जांपल है। जैसे पोलियो वैक्सीन के लिए कि मतलब हम वैक्सीन की सेफ्टी चेक कर रहे हैं, तो जब भी कोई वैक्सीन बनती है तो डायरेक्ट ह्यूमन पे नहीं आती, पहले हम लैब एनिमल पे ट्राई करते हैं, स्मॉल एनिमल पे ट्राई करते हैं कि उनके अंदर उस वैक्सीन का क्या रिजल्ट, जो वैक्सीन का रिजल्ट उस पे होगा वैसे रिजल्ट हमारे ऊपर होगा। पहले जैसे माइस माइस के साथ मंकीज वगैरह पे भी बहुत सारे टेस्ट करते थे, बट मंकीज पे इतना ज्यादा टेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि लार्ज एनिमल है, हैंडलिंग आसान नहीं है। तो स्मॉल एनिमल जो माइस है वो सबसे बेस्ट रहेगा इसकी हैंडलिंग करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो हम किसी भी वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च करने से पहले क्या कर सकते हैं, उसकी वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग कर सकते हैं कि किस डोज में हमें देनी चाहिए, कौन कौन सी डोज लगानी चाहिए और उससे कितना सुधार आएगा किसी भी डिजीज के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उस एनिमल के अंदर वो डिजीज कर देंगे। किसी भी डिजीज की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें डिजीज करेंगे, फिर उसके अंदर वैक्सीन लगाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी हम स्टडी भी कर सकते हैं क्या वो कितनी डोज में हमें देना है कि वो उसके अंदर सेफ हो और किस तरीके से इंप्रूवमेंट आता है। तो इसको हम वैक्सीन सेफ्टी के तौर पे भी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ये केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी जस्ट लाइक वैक्सीन सेफ्टी, जो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग है उसके जैसा ही है। इसको हम टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसको देखिएगा बेटा, इसमें क्या करते हैं कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल हम बनाते हैं, एक तो अगर कोई नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल होगा, अगर नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल होगा तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अगर उसके अंदर किसी तरीके का केमिकल या कोई भी दवाई, कोई ड्रग अगर उसके अंदर डालेंगे तो उसका इम्यून सिस्टम खुद उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो उसका इफेक्ट हमें नहीं दिखेगा। उसका खुद का इम्यून सिस्टम उस ड्रग के इफेक्ट को कुछ न्यूट्रलाइज कर सकता है। कैन न्यूट्रलाइज नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। अगर डायरेक्ट हम किसी केमिकल को किसी माइस वगैरह के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो हो सकता है उसका खुद का इम्यून सिस्टम उसे न्यूट्रलाइज कर दे। अब हम देखना चाहते हैं कि उस केमिकल की मिनिमम कितनी डोज हो, मैक्सिमम कितनी डोज हो। इसके लिए क्या करते हैं, पहले तैयार करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक जो एनिमल तैयार करते हैं उनके अंदर वो जीन भेजते हैं जो उसके इम्यून सिस्टम को बहुत वीक कर देता है। और उनका इम्यून सिस्टम हमने अगर वीक कर दिया, इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होगा, तो थोड़ा सा भी अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिन जाएगा तो उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है। अगर एक हेल्दी माइस रहेगा, नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल रहेगा, तो उसमें कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग, कोई भी टॉक्सिन अगर उसकी बॉडी में हम डालेंगे तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी बॉडी हो सकता है खुद क्या कर दे, उसको न्यूट्रलाइज कर दे, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा होगा। अब हम चाहते हैं कि टॉक्सिन की स्टडी करें तो पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे, और वो जो ट्रांसजेनिक एनिमल हम बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल जो हम बना रहे हैं उसका इम्यून सिस्टम हम वीक करेंगे। इम्यून सिस्टम अगर हम वीक कर देंगे तो अब थोड़ी बहुत भी अमाउंट में जो केमिकल उसके अंदर यूज करेंगे हम, तो अब उसके अंदर उसका इफेक्ट आएगा कि वो क्या इफेक्ट शो करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि किसका क्या इफेक्ट आता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो है एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज के अंदर क्या है कि हमारी मोरल ड्यूटी क्या है। जो मोरल ड्यूटी है, मतलब हमें ये यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस हद तक हम इनको यूज करना चाहिए। कि मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आज हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कौन चेंज कर रहा है, मनुष्य, तो ह्यूमन ये चेंज कर रहा है, ये आगे बिना किसी रेगुलेशन के नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज जो हम यूज कर रहे हैं अगर बिना रेगुलेशन के ऐसे ही चलता रहा तो हम एनिमल्स का ओवर एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, एनिमल्स का मिस यूज कर रहे हैं, एक नेचुरल जो स्पीसीज है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं।
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक्सपेरिमेंट जब ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो, उसी केस में हमको करना चाहिए ताकि एनिमल क्रूरटी भी ना हो। अदरवाइज़ ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे एनिमल्स को हम नुकसान पहुँचा देंगे और इनका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है आने वाले टाइम में हमें भी भुगतना पड़े क्योंकि एनिमल को यूज़ करेंगे तो धीरे-धीरे एनिमल मरेंगे। एनिमल मरेंगे तो एक तरीके से डाइवर्सिटी कम होगी। डाइवर्सिटी कम हो रही है तो हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। दूसरा अगर मान लो किसी एनिमल के अंदर हमने इस तरीके का जीन भेजा और उसको अगर वापस हमने नेचर में भेजा, तो हो सकता है उस जीन का इफ़ेक्ट फ्यूचर में क्या हो हमें नहीं पता। हो सकता है दूसरी स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए और अदर स्पीशीज़ को नुकसान पहुँचा दे। या जैसे कोई जीएम क्रॉप हमने बनाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई, तो ट्रांसजेनिक जो प्लांट हमने बनाया, उससे प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई दूसरे नॉन टारगेट इंसेक्ट को भी नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर दे। उसकी वजह से बहुत सारे इंसेक्ट मर जाएँ। अगर बहुत सारे इंसेक्ट मरेंगे तो उन पे डिपेंडेंट दूसरे इंसेक्ट वगैरह भी मर सकते हैं। तो इससे हमारी बायोडायवर्सिटी को लॉस होगा। इसलिए हमें कंट्रोल करना चाहिए कि किस हद तक हमें काम करना है। तो कुछ एथिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है टू इवैल्यूएट द मोरालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ ताकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम इवैल्यूएट कर सकें कि किस हद तक हमको काम करना है और कहाँ-कहाँ तक काम करना है। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया बेटा इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म पूछ लेता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एनसीईआरटी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी लिख रही है जबकि इसका अप्रूवल नहीं यहाँ पे होता है मीनिंग अप्रेजल आप ध्यान रखेंगे ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी है एनसीईआरटी में अप्रूवल लिखा हुआ है बट एक्चुअल में ये होता है अप्रेजल कमेटी आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में आया हुआ भी है हमें भी फुल फॉर्म तब पता चली जब यहाँ पे एग्जाम में अप्रेजल लिखा हुआ आया। आज अगर आप गूगल करके देखोगे तो आपको इसकी फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अप्रूवल नहीं अप्रेजल है। कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में दोनों एग्जामिनर नहीं देगा। आपको फुल फॉर्म याद रखनी है डायरेक्ट पूछ सकता है। अगर बोर्ड में हो तो बोर्ड के अंदर डायरेक्ट फुल फॉर्म भी आ सकती है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है जीईसी है वो डिसीजन लेगी कि वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च की जीएम रिसर्च जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रिसर्च है वो कब तक होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए उसकी सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को पब्लिक सर्विस के लिए कब भेजना है मान लो आज हमने कोई ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया है तो उस ट्रांसजेनिक प्लांट को हम नेचर में कब छोड़ेंगे पहले प्रॉपर लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट होगा स्टडी होगी कि वो किस हद तक हमारे लिए सेफ है दूसरे एनिमल को कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाता हर एक चीज की प्रॉपर चेकिंग होगी प्रॉपर लैब एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे उसके बाद इसको नेचर में ह्यूमन सर्विस या पीपल या बोले तो पब्लिक सर्विस के लिए रिलीज किया जाए अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम कोज करता है दूसरे भी एनिमल को नेचर को तो हम इसे मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे फार्मर्स वगैरह के लिए अवेलेबल नहीं कराएंगे ये एथिकल इश्यूज मतलब हमें चीजों को कंट्रोल करना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी का ये एक नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि इन फ्यूचर हो सकता है बायो वार जैसी कंडीशन हो मान लो हो सकता है कोई कंट्री ऐसे पैथोजन्स बना ले ऐसे पैथोजन बना ले और किसी दूसरी कंट्री के अंदर उन पैथोजन्स को स्प्रेड कर दे कंटामिनेशन मिला दे और जो पैथोजन क्या हो हार्मफुल हो डेथ कोज करते हो लीथल तो ये एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है अगर लोग करते गए तो हो सकता है इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये बायोवार भी हो सकता है ये भी एक तरीके से एथिकल इशू में आएगा कि हमें चीजों को कंट्रोल तरीके से करना चाहिए नेक्स्ट है बेटे एनसीईआरटी के अंदर छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं नेक्स्ट है बायो पैटेंट पैटेंट का मतलब होता है अधिकार पेटेंट क्या है पेटेंट इज ए राइट अधिकार है ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर कि जो एक खोज करता है जो एक इन्वेंटर है उसको एक अधिकार प्रोवाइड करती है फॉर द यूज ऑफ हिज इन्वेंशन उसका खोज उसकी इन्वेंशन को यूज करने के लिए पेटेंट इज ए राइट पेटेंट जो है वो एक अधिकार है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी भी इन्वेंटर को जो उसने काम किया है उसको यहाँ पर अगर देखें तो कुछ लॉ एंड रूल बनते हैं प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज हम बायो पैटेंट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर हमारे इंडिया की अगर कोई बायोडाइवर्सिटी है कोई रिसोर्सेज है कोई स्पीसीज है तो उस पे अधिकार हमारे इंडिया का है उसका पेटेंट हमारे पास होना चाहिए उसको विदाउट आवर परमिशन और विदाउट एनी कंपनसेटरी पेमेंट
अदर कंट्री यूज नहीं कर सकती। इसके लिए होता है बायो पैटेंट। जैसे कोई भी कंपनी होती है, हर कंपनी का एक पैटेंट होता है। जैसे कोई भी ब्रांड मान लो अपने, जैसे एडिडास है, पुमा है, लेवाइस है, ये सब इनके पास पैटेंट है। मतलब इनको विदाउट परमिशन कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। इनकी अगर कॉपी भी आपने देखोगे तो एडिडास की जगह क्या आती है लोकल में? एबिबास। अलग अलग लोकल कंपनी आती है, तो उनको कॉपी करने की कोशिश करती है, बट एग्जैक्ट वो सेम लोगो, सेम नाम को यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उनका पेटेंट नहीं है। अगर कोई यूज करता है, मिस यूज करता है, और अगर उस नाम को बाई चांस यूज करता है, तो वो उनकी एक तरीके की वो चोरी है, और उसको हम बेटे कहते हैं बायो पायरेसी, या नॉर्मल केस में पायरेसी कहते हैं, चोरी कहते हैं, चोरी करना। तो किसी भी कंपनी का अधिकार कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे कोई भी कोचिंग है मान लो, तो उस कोचिंग का पेटेंट उसके किसी एक मालिक के नाम हो, तो उस कोचिंग नाम को, उस ब्रांड वैल्यू को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो पेटेंट उनके पास होगा। कोई यूज करेगा तो पायरेसी होगी, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो इसी तरीके से होता है बायो पेटेंट। ये किसी इन्वेंशन, किसी खोज के लिए हो सकता है, कोई अर्लियर इन्वेंशन हो, उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया हो, या कोई जेनेटिकली प्रोडक्ट ऐसा जो बनाया हो, या कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई डिजाइन हो, उनके लिए पेटेंट मिलता है। ये है बायो पेटेंट। अब है बायो पायरेसी, चोरी, मतलब विदाउट परमिशन किसी चीज को यूज करना। तो बायो पायरेसी जो है, इज द टर्म यूज्ड फॉर या रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम बायो रिसोर्सेज की बात करते हैं। बाय मल्टीनेशनल कंपनीज and other organization without proper authorization from the countries and the people concerned without the compensatory payment। तो मान लो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या अदर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री का विदाउट परमिशन या एक कंपनसेटरी पेमेंट दिए बिना अगर उनके बायो रिसोर्सेज को यूज करती है, तो वो है बायो पायरेसी, वो एक तरीके की चोरी है। तो बायो पायरेसी क्या है? एक तरीके की चोरी है, जिसके अंदर बायो रिसोर्सेज को कोई कंपनी यूज करती है बिना परमिशन के, बिना किसी कॉम्पनसेटरी पेमेंट के, तो उसको हम कहते हैं बायो पायरेसी। मतलब वही अभी जो हमने कहा कि किसी कंपनी के नाम को, किसी ब्रांड वैल्यू को कोई अगर यूज करे, कॉपी करे उनकी परमिशन के बिना, तो वो एक तरीके की पायरेसी होती है। बायो पायरेसी ऑफ बासमती राइस, ये हमारे इंडिया का केस है। Basmati rice. The diversity of rice in India is one of the richest in the world, 2 लाख वेराइटीज। हमारे इंडिया के अंदर जो राइस है उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लगभग 2 लाख के आसपास। जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है मोर देन 50,000, यहाँ लिखा है 2 लाख। तो आप याद रखेंगे 50,000 टू 2 लाख, 50,000 से 2 लाख वेराइटी है राइस की हमारे इंडिया के अंदर, जो कि रिचेस्ट डाइवर्सिटी है वर्ल्ड के अंदर। इसमें से जो 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया, इसमें से जो 27 इसमें से जो 27 जो वेराइटी है राइस की, जो कि इंडिया के अंदर ग्रो करवाई जाती है, डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया, इसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटी, आप याद रखेंगे 27। बात है 1997 की। एक अमेरिकन कंपनी ने गोट पेटेंट राइट ऑन न्यू बासमती राइस थ्रू द थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। बोले तो अमेरिका की एक कंपनी ने यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से एक बासमती राइस की वेराइटी का पेटेंट करवाया। और ये जो न्यू वेराइटी इन्होंने बनाई थी, ये जो न्यू वेराइटी इन्होंने तैयार करी थी, ये उन्होंने कुछ इस तरीके से तैयार करी, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। इस तरीके से इन्होंने ये वैरायटी तैयार करी कि जो न्यू वैरायटी ऑफ बासमती राइस की हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वैरायटी। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया की बासमती राइस की जो वैरायटी है उसका अपनी किसी एक लोकल सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस करवाकर एक नई वैरायटी तैयार करी, और उन्होंने बोला कि ये वैरायटी हमारी है, और अपने नाम पेटेंट करवा लिया। जबकि उसके अंदर जो जीन थे वो तो
हमारे बासमती राइस के थे। तो एक तरीके से पायरेसी कर ली, ये बायो पायरेसी। ऐसे ही और बहुत सारे अटेम्प्ट टर्मरिक के लिए, नीम के लिए भी किए गए। और ये जो बासमती राइस वाला है, इसके अगेंस्ट हमने केस लड़ा और आज हम केस जीत भी गए कि इस पे अधिकार हमारा है, ये बायोडाइवर्सिटी, ये रिसोर्सेज, ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हमारा है। और हमने इस केस को जीत भी लिया। उन्होंने फर्जी तरीके से ये पेटेंट करवाया था और आज ये हमारे इंडिया की है। तो ये बासमती राइस जो है, ये बहुत एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है। हंड्रेड ऑफ ईयर्स या हंड्रेड के थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमारे इंडिया के अंदर चलती आ रही है। कोई ये पहली बार इस बासमती राइस का डिस्कशन नहीं है। इनका नाम हमारे हिस्ट्री के अंदर भी बहुत चलता है, या कविताएं हैं उनके अंदर भी इनके नाम आते हैं, लोकगीत है उसके अंदर भी बासमती राइस के नाम आते हैं। आज वो अगर कोई नई वैरायटी बना के अपने नाम कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वैरायटी हमारी थी और हमने केस जीत भी लिया था। ऐसी अटेम्प्ट टर्मरिक और नीम के लिए भी इन्होंने किए। और टर्मरिक और नीम तो हमारे हजारों सालों से चलते आ रहे हैं इंडिया के अंदर, इनको यूज करते आ रहे हैं। तो ये होती है बायो पायरेसी। तो अब इन बायो पायरेसी के अगेंस्ट क्या करना है, हमें इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर दैट सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। तो इंडियन पेटेंट बिल के अंदर क्या किया है, अभी सुधार किया है इस इश्यू को इमीडिएटली कंसिडर करने के लिए, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स इमरजेंसी प्रोविजन, की इमरजेंसी के अंदर हम क्या प्रोविजन, क्या एक्शन ले सकते हैं और क्या डेवलपमेंट इनिशिएटिव ले सकते हैं इनके अगेंस्ट। तो ये है बेटा बायो पायरेसी के बारे में कुछ बात। नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा टॉपिक है बायो रेमेडिएशन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एचजीपी के अंदर आप इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन पढ़ते हो, ये है बायो रेमेडिएशन। जो बायो रेमेडिएशन है ये क्या है, बायो रेमेडिएशन इज ए ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर ऐसा ना चाहिए, बायो रेमेडिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ब्रांच नहीं बेटा। बायो रेमेडिएशन इज ए प्रोसेस in biotechnology that employ the use of living organism like microbe, bacteria to remove pollutant and toxin from soil, water and other environment. Bioremediation का मतलब, बायो मतलब लिविंग, रेमेडी, रेमेडी समझते हो, इलाज, उपचार। हिंदी में आप इसको बोल सकते हो जैव उपचार। ऐसी रेमेडी तैयार करना किसकी मदद से, लिविंग, लिविंग को यूज करना इन्वायरमेंट को सुधार करने में, वही बायो रेमेडिएशन है। लिविंग को हम यूज करेंगे ताकि इन्वायरमेंट में सुधार कर सके, इन्वायरमेंट से पोल्यूशन को हटा सके, यही बायो रेमेडिएशन है। और इसका सबसे शानदार एग्जांपल है बेटे, इसका सबसे शानदार एग्जांपल है सूडोमोनास पुटिडा। इसका शानदार एग्जांपल है सूडोमोनास पुटिडा। सूडोमोनास पुटिडा जिसको हम कहते हैं सुपर बग या ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, ऑयल ईटिंग बैक्टीरियम इसको हम कहते हैं। सूडोमोनास पुटिडा जो है ये ऑयल स्पिल्स को कंज्यूम करता है, ऑयल ईटिंग बग कहलाता है इसको। ऑयल ईटिंग बग जो है, ये बैक्टीरिया जो है, दिस बैक्टीरियम was genetically इंजीनियर्ड बाय डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, इंडिया के साइंटिस्ट थे। इस बैक्टीरियम को इंजीनियर किया था, बनाया था, मतलब इंजीनियर मॉडिफाई किया था डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने। इन्होंने इस प्लाज्मिड तैयार किए और उस प्लाज्मिड के अंदर पेट्रोल के अंदर मिलने वाले कुछ जो हाइड्रोकार्बन है उनको डिग्रेड करने वाले जीन ट्रांसफर किए। जैसे OCT का मतलब बेटा ऑक्टेन होता है, XYL का मतलब है जाइलिन है, कैम का मतलब कपूर है, मतलब कपूर से है। यहां पर NH का मतलब नेप्थलीन है। इनको डिग्रेड करने वाले ये जीन के नाम है, जो ये ऑक्टेन को डिग्रेड करता है, जाइलिन को डिग्रेड करता है, कपूर को डिग्रेड करता है, नेप्थलीन को डिग्रेड करता है। इन जीन को उन्होंने प्लाज्मिड के अंदर लगाया, प्लाज्मिड में इंसर्ट किया और इस प्लाज्मिड को सूडोमोनास पुटिडा के अंदर उन्होंने ट्रांसफर किया और इसको यूज करते हैं इन्वायरमेंट को सुधार करने में। इसको बोलते हैं बेटा बायो रेमेडिएशन। और ऐसे करके हमारा बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है इसके लिए आप कमेंट करिएगा।
उसके हिसाब से अपन देखते हैं कि उसके बाद उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। धीरे-धीरे करके हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और बेटा अगर टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया तो मान के चलना नीट में टोटल 10 क्वेश्चन के आसपास आपके सही हो जाएँगे। थोड़ा-सा क्वालिटी राइटिंग की थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है डिजिटल का अपन को, बट फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप कोशिश करें समझने की। और नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा करना है, अगर आपने लेक्चर पूरा देखा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा हम स्टार्ट करें। क्लियर है? मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, धन्यवाद।